नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पड़ोसी देश नेपाल में ज़बरदस्त हंगामा इस समय हो रहा है और वहां युवा समूह जो है वो सरकार के एक फैसले के खिलाफ इस कदर नाराज़ हुआ, इस कदर गुस्सा हुआ कि उसने सीधे संसद पर ही धावा बोल दिया। बड़ी संख्या में युवा निकल आए सड़कों पर और राजधानी काठमांडू में स्थिति ये हो गई कि वहां पर बैरिकेड तोड़कर संसद भवन के भीतर प्रवेश करने की कोशिश करने लगे यूथ, जिनको जेन जेड कहा जा रहा है, यानी जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है। और ये युवा पीढ़ी अचानक कैसे इतनी हमलावर हो गई, आक्रामक हो गई और उसका सरकार पर इतना गुस्सा निकल आया, उसके पीछे कारण तो बहुत छोटा सा है। हालांकि इतना छोटा भी कारण नहीं है, उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं, उसके जो महत्व है वो काफ़ी दूर तक जाते हैं। उनके पीछे की अगर पड़ताल की जाए, उनके कारणों की पड़ताल की जाए, तो जो प्राइमा फेसी जो तात्कालिक कारण जो है वो ये है कि सरकार ने अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया, कुछ जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया था, उन पर बैन लगा दिया था, यह कहकर कि वो नेपाल सरकार के कानून के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं और उनको कुछ एक हफ्ते का समय दिया गया था कि वो कुछ उनको बताया गया था तौर तरीके कि आप इस पर अमल करेंगे तभी यहाँ अपने प्लेटफॉर्म्स को चला पाएंगे, जिससे कि नेपाल में उनकी जो एक जिम्मेदारी होती है, उनकी एक जो लाइबिलिटी होती है वो तय की जाए वहाँ पर उन लोगों ने जवाब नहीं दिया। तो उसकी वजह से वहाँ 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। अब इनमें जो बहुत ज़्यादा नेपाल में यूज़ होते हैं या नेपाल के या पूरी दुनिया में यूज़ होते हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, यानी फेसबुक, ट्विटर, उसके अलावा आपका यूट्यूब, इंस्टाग्राम। तो ये सारे चीज़, अगर ये तो भारत में भी लगभग आज की डेट में सारे लोग यूज़ कर रहे हैं और यूज़ क्या कर रहे हैं, एक तरीके से इसके आदी बन चुके हैं, अभ्यस्त बन चुके हैं। तो इसको जब बैन कर दिया तो इसको लेकर ज़बरदस्त नाराज़गी वहाँ पर सरकार के इस फैसले को लेकर हुई और युवा उतर आया सड़कों पर बहुत, और उनको हटाने के लिए वहाँ आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, ज़बरदस्त टकराव हुआ और कई लोगों की जान गई है। वहाँ पर 20 के करीब लोग बताए जा रहे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है और अभी भी वहाँ पर पूरे काठमांडू में, राजधानी काठमांडू में कर्फ्यू लगाया गया है, सेना तैनात कर दी गई है, जगह जगह नज़र रखी जा रही है कि युवाओं का आक्रोश कहीं और तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन प्रदर्शन, विरोध सब कुछ जारी है। पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर देना इतना इम्पॉर्टेंट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि लोग इसके लिए जो अभ्यस्त है, इसकी हैबिचुअल हो गए हैं, वो केवल एक कह लीजिए व्यसन है, एक नशा जैसा है, ऐसा भी नहीं है। आज के ज़माने में ये कितनी ज़रूरी चीज़ बन गई है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। खबरों का एक बड़ा स्रोत बन गया है सोशल मीडिया, लोगों से संपर्क साधने का एक बड़ा स्रोत बन गया है, देश दुनिया की तमाम चीज़ों को जानने का साधन बन गया है। आजकल तमाम जगहों पर सरकारें फिल्टर कर दे रही हैं खबरों को, खबरें उस तरीके से नहीं आ रही हैं तो खबरों का दायरा बढ़ाने के लिए भी सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। दूसरी बात यह है कि नेपाल के तमाम लोग दूसरे देशों में रह रहे हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में, भारत में भी बहुत बड़ी संख्या में नेपाल के लोग रहते ही हैं, सबको पता है। उनके साथ उनके परिजनों का जो एक संपर्क का सूत्र होता है वो भी सोशल मीडिया है, या फिर जो मैसेंजर्स हैं तमाम, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए जुड़ जाते हैं लोग। तो अगर इन सारी चीज़ों को जब बैन कर दिया गया तो लोगों का संपर्क भी उनसे कट गया। अब हर व्यक्ति लैंडलाइन टेलीफोन पर या मोबाइल फ़ोन पर विदेश में रह रहा है तो बात नहीं कर पाएगा, बहुत महंगी कॉल्स हैं, और जब सुविधा उपलब्ध है तो फिर उसका फ़ायदा क्यों न लिया जाए। इस पूरी प्रक्रिया में जो एक आदेश जारी किया था नेपाल सरकार ने, उसका पालन किया चीन की कंपनी टिकटॉक ने। तो टिकटॉक को बैन नहीं किया गया और टिकटॉक के ज़रिए फिर ये वीडियो प्रसारित किए गए और सरकार के इस जो आदेश था उसके विरोध में काफ़ी एक प्रचार प्रसार किया गया। दूसरी बात ये कि एक तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको लेकर नाराज़गी है, दूसरे युवा वर्ग सबसे ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि युवाओं की इन्फॉर्मेशन का सोर्स है ये बहुत बड़ा,
और इन्फॉर्मेशन का सोर्स ही नहीं, आजकल जिस तरीके से आजीविका का भी बहुत बड़ा साधन बना हुआ है, ट्विटर हो, फेसबुक हो, या फिर इंस्टाग्राम या यूट्यूब। तो ये सारी चीज़ें और इन सब चीज़ों ने वहाँ के युवाओं को बुरी तरीके से सरकार के प्रति नाराज़ कर दिया। और दूसरी बात ये भी है कि इससे आप पूरी दुनिया से वहाँ के लोगों को भी तो अलग थलग कर रहे हैं। या तो आपने अपना कोई सिस्टम डेवलप किया हो, जिस तरीके से चीन में डेवलप हुआ है और भी कुछ देशों ने डेवलप किया है, लेकिन अगर आपके पास इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं जिनके ज़रिए लोग संपर्क कर सकें, तो आज का ये जो ज़माना है इसमें आप पूरी दुनिया से लोगों को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। ये किसी भी देश में होता तो यही स्थिति होती, या इसी तरह की स्थिति की संभावना होती, और ये सरकार का कोई बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला नहीं था। हाँ, उन कंपनियों के साथ निश्चित तौर पर उनकी एक जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है, वो तय की जानी चाहिए और उसके लिए उनको निगोशिएट करना चाहिए था और अपने देश की जनता को भी समझाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने एक झटके में उसको बैन कर दिया। दूसरी बात ये कि इस विरोध की, इस प्रदर्शन की और इस गुस्से की वजह सिर्फ और सिर्फ ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करना ही नहीं है, इसके पीछे एक दूसरी वजह भी है, बहुत बड़ी वजह है, और वो है सरकार के खिलाफ, सरकार में जो कथित तौर पर भ्रष्टाचार है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, हर जगह है, ये आरोप लग रहे हैं युवाओं के। जो युवा वहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने जो बैनर और पोस्टर लिए हुए थे उसमें सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी ज़बरदस्त नाराज़गी थी। और जो बताया हमने कि टिकटॉक पर तमाम वीडियो प्रसारित किए जा रहे थे, उन वीडियो में किस तरह की सूचनाएं थी, किस तरह के संदेश थे। उनमें संदेश ये थे कि यहाँ पर नेताओं के बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, मज़ेदार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, और आम जनता किस तरीके से परेशान हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो नेपाल में इस समय राजनीतिक अस्थिरता पिछले 17-18 सालों से जो चल रही है, उस राजनीतिक अस्थिरता की वजह से सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, नई सरकार बन रही है, वो सरकार अभी काम अपना करना शुरू भी नहीं कर पा रही है कि तब तक वो गिर जा रही है, उसके बाद फिर दूसरी सरकार बन रही है। इन सारी चीज़ों में वहाँ इतना ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है कि पूरे नेपाल की जनता परेशान है। तो निश्चित तौर पर युवाओं को इस तरह से आगे निकलना ही था, और ये एक मुद्दा मिल गया कि सरकार कैसे लोगों को एक कूप मंडूक बनाने की कोशिश कर रही है कि दुनिया से उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाए। आपको याद होगा कि 2008 से पहले नेपाल एक राजशाही थी वहां पर, यानी राजा सत्ता का प्रमुख हुआ करता था, और 2008 में इस राजशाही के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ और आखिरकार 2008 में राजशाही खत्म हुई, वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई और नेपाल में एक वहां का संविधान बना, गणतंत्र बना। लेकिन उसके बाद जो स्थिति बनी वो भी नेपाल के लिए बहुत सुखद नहीं रही, यानी लोकतंत्र की स्थापना, जो गणतंत्र की स्थापना है, वो भी बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा नेपाल के लोगों को नहीं मिला। और 2008 से लेकर अब तक, यानी इन 17 सालों में वहाँ 14 सरकारें बन चुकी हैं। सोचिए, मतलब कोई भी सरकार साल 1.5 साल से ज़्यादा वहाँ चली नहीं रही है, एक औसतन 17 साल में 14 सरकारें वहाँ बन रही हैं, और इन सरकारों में बदल बदल कर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं, और कोई भी अभी तक किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। एक पूरे कार्यकाल चलाने की तो बात छोड़ दीजिए, कोई सरकार ऐसी नहीं रही वहाँ पर कि उसने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया हो। और दूसरी बात यह कि कोई भी सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल वहां पूरा कर पाई है, और न ही किसी एक पार्टी को अभी तक इन 17 सालों में एक भी बार कोई बहुमत मिला हो, यानी अकेले दम पर न तो कोई पार्टी सरकार बना पा रही है, और न ही इस वजह से गठबंधन की सरकारें बन रही हैं, और गठबंधन की सरकारों की वजह से वहां पर आपसी मतभेद होते हैं, उन मतभेदों की वजह से सरकार फिर बिखर जाती है। तो इन राजनीतिक परिस्थितियों में वहाँ के लोगों में एक ज़बरदस्त नाराज़गी है, गुस्सा है, और उस गुस्से का जो एक इजहार था वो सरकार के इस फैसले ने उसमें एकाएक, जिसको कहते नहीं है कि एक बारूद के ढेर में एक चिंगारी फेंक दी। तो इस चिंगारी का काम केवल इस सोशल मीडिया पर प्रतिबंध ने किया है, उसके अलावा वहाँ नाराज़गी ज़बरदस्त है। और जो
रमेश लेखक गृह मंत्री हैं, उन्होंने इस हिंसा के बाद इस्तीफा दे दिया है और बहुत खराब स्थिति इस समय नेपाल की है। और आपको याद होगा कि ये जो राजतंत्र के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई और वहाँ पर सरकार, संविधान बना, सरकारें चुनी जाने लगीं, लेकिन इन सरकारों की अस्थिरता ने लोगों को और नाराज कर दिया। इसके बाद स्थिति ये हो गई कि नेपाल में फिर से राजशाही की बहाली की मांग होने लगी। आपको याद होगा पिछले कुछ महीनों में वहाँ कई आंदोलन ऐसे हो चुके हैं और महाराजा जो वीरेंद्र हैं वो भी वहाँ पर उसको हवा देते दिखाई पड़ रहे हैं, वहाँ की जो राजशाही के प्रमुख हैं। और ये कहा जाने लगा कि जब लोकतंत्र यहाँ पर फेल हो गया है तो क्यों न राजतंत्र की ही बहाली की जाए। तो राजतंत्र की बहाली के लिए भी आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन राजतंत्र की बहाली को वहाँ बड़ा समर्थन नहीं मिल पा रहा है। ये ज़रूर है कि बाहर से ज़रूर समर्थन थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन नेपाल के स्थानीय लोगों का समर्थन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि बड़ी मुश्किल से तो लोकतंत्र की स्थापना हुई है और इस लोकतंत्र को छोड़कर फिर से राजशाही में जाना ये एक तरीके से अपने कई सदियां पीछे चले जाना होगा नेपाल का। तो इसलिए बहुत बड़ी संख्या में वहाँ नहीं इसको समर्थन मिल रहा है। पर हाँ, लोग परेशान होकर उनको ये लगता है कि इससे बेहतर तो बड़ी वही था और सिस्टम था हमारा राजशाही का ही सिस्टम। तो खैर ये अलग बात है, लेकिन वहाँ जो सबसे ज़्यादा नाराज़गी और युवाओं की ये जो नाराज़गी है ये बहुत ही मायने रखती है। तो राजनीतिक अस्थिरता सबसे बड़ी वजह है जिससे वहाँ के लोग परेशान हैं, नाराज़ हैं और गुस्से में हैं। उस गुस्से को एक भड़काने का काम किया इस सरकार के इस फैसले ने, जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रतिबंधित कर दिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन एक बहुत राजनीतिक उथल पुथल वहाँ देखने को मिल रही है और ये आंदोलन अभी और बड़ा होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।